नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटीपी के लिए परेशान होते हैं, यूट्यूब पर इधर-उधर भटकते हैं, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट सीटीपी इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, एक बात और बता दें कि आप लोग सब्सक्राइबर देकर भटकिएगा मत, क्योंकि कभी-कभी छोटा पॉकेट बड़ा धमाका भी हो जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जहाँ तलवार काम नहीं आता है, वहाँ सुई भी काम आ जाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है आप लोग के साथ। तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट सीडीपी और पूरे अच्छे से विस्तारित रूप से इस चैनल पर आपको मिलेगा। डेली सीडीपी आपको 1 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कहीं भी भटकिए मत और पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीटीपी की वजह से पेड कोर्स लेने के बारे में सोचते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हों तो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीट सीडीपी देखने को मिलेगा और वो भी अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाल विकास हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, बाल विकास क्या होता है। तो सबसे पहले जो बाल विकास होता है, बाल विकास के अंतर्गत जो बालक होता है, बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब सोच रहे होंगे ये तो सभी को पता है। तो जो बालक का विकास होता है, आपको बता दें, वो माँ के माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है। जब बालक माँ के गर्भ में आता है, तो वहीं से बालक की जीवन यात्रा और विकास शुरू हो जाती है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह पलता है। माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है तथा धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। बालक छोटे से निषेचित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये रही बाल विकास की परिभाषा। तो आगे आते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है हम देखेंगे। जो बाल मनोविज्ञान है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। जो बाल मनोविज्ञान होता है, वो बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बालक के विकास का अध्ययन है, वो मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान। बालक के विकास का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। और जब इसके अंतर्गत देखेंगे, जब इसका अध्ययन अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ, अर्थात जो गर्भावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से परिपक्वावस्था तक होने लगा, तो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। तो समझ सकते हैं, बाल मनोविज्ञान जो होता है, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बाल प्लस मनोविज्ञान। दोस्तों, एकदम बेसिक से ले चलेंगे, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे। बाल प्लस मनोविज्ञान, बाल प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें बाल का अर्थ होता है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य होता है बालक के मन बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने से। बाल मनोविज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य है बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने से, इसका तात्पर्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो बाल विकास का इतिहास है, उसके बारे में बात करते हैं। बाल विकास का इतिहास। तो बाल विकास के इतिहास में देखेंगे, बालक विकास बाल विकास बाल मनोविज्ञान, जो बाल विकास है, वो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। देखेंगे ध्यान से, ये लैंग्वेज में पूछा जाता है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक आदि पशु आदि आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। पशुओं ने पक्षों है यहाँ पे, पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। यानी कि सीधे सीधे जो बालक का विकास होता है, उसके शारीरिक संरचना को देखकर, उसकी मानसिक अवस्था को देखकर, उसकी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक दशा को देखकर और उसकी भावात्मक दशा को देखकर। अब शारीरिक मतलब शरीर उसका बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, उसके शरीर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर कभी कभी खाना नहीं खाते 1 हफ्ते 10 दिन, तो बच्चों का हेल्थ डाउन हो जाता है। तो उनसे हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा है, इसके शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में जो स्वास्थ्यवर्धक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और मानसिक स्थिति का पता लगाते हैं बच्चों को। जब मान लीजिए क्लास LKG में या फर्स्ट में बच्चा है, तो फर्स्ट के क्वेश्चन का वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि जो अपने क्लास का बच्चा, जो अपने ही उम्र के क्लास के बच्चों के साथ अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति कैसे है।
और बौद्धिक स्थिति में देखते हैं जो बुद्धि बच्चों की बुद्धि का परीक्षण करके भी हम उसकी बौद्धिक स्थिति का पता लगाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चों के पोषण में कोई कमी नहीं है और बच्चा अच्छे से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं भावात्मक भाव, उसके हाव भाव को देखकर मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए उसका भाव प्रकट कैसा होता है उस हिसाब से भी हम उसको क्या करते हैं, कभी कभी दुख का भाव प्रकट करता है, कभी कभी खुशी का भाव प्रकट करता है और कभी कभी नाराज का भाव प्रकट करता है, तो उसकी भावात्मक दिनचर्या उसकी भावात्मक क्रियाकलाप को देखकर भी हम उसके विकास का अंदाजा लगाते हैं। और तीसरा आता है सामाजिक विकास, जो बालक का सामाजिक विकास होता है उसके द्वारा भी हम उसके बाल विकास की अवलोकन कर सकते हैं। आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। इन सभी पक्षों में अगर बालक निपुण है और परिपक्व है तो उससे पता चलता है कि वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बालक का विकास अच्छे से हो रहा है। 1628 ईस्वी में जॉन अमोस कॉमेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। तो ये पूछा जा सकता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी, तो ये जॉन अमोस कॉमेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया था। 1628 ईस्वी में किया था। कहाँ पे? इटली में किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं बालक के विकास का प्रथम बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण। प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में यानी कि 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर बच्चे बायोग्राफी यानी कि जो इनका 3.5 वर्षीय का पुत्र था उस पर इन्होंने एक बेबी बायोग्राफी यानी कि बाल कथा पर आधारित था इनका जो इन्होंने पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक विवरण, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण। तो यहाँ बेबी बायोग्राफी, यहाँ पे बच्चे नहीं बेबी बायोग्राफी इन्होंने लिखा था। किसने लिखा था बेबी बायोग्राफी? पेस्टोलॉजी ने लिखा था। और इनका यह विवरण स्वयं के उनके पुत्र थे, स्वयं के पुत्र 3.5 वर्षीय पुत्र थे उन पर इन्होंने बेबी बायोग्राफी तथा इसी को बाल कथा के नाम से भी जाना जाता है, बेबी बायोग्राफी को, इस पर आधारित था। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो बालक का विकास है, यहाँ से देखते हैं बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्टैनले हॉल, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक है। स्टैनले हॉल इस आंदोलन के जन्मदाता थे। किस आंदोलन के जन्मदाता थे? तो बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे बाल अध्ययन आंदोलन के? तो स्टैनले हॉल थे। कहाँ स्टार्ट हुआ था ये? अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। और स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत किया था। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं की स्थापना करवाया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनले हॉल ने 1893 ईस्वी में शुरू किया और इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं की स्थापना की। आगे आते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में देते हैं भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत। ये तो समझ लीजिए 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर सीटेट में नहीं तो यूपी टेट में जरूर आना ही आना है इसका। तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजूभाई बधेका के प्रयासों से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेंगे। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजूभाई बधेका के प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषाएं देखते हैं वर्ग के अनुसार। पहले परिभाषा देखते हैं, वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म के पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो वर्ग ने कहा था कि जो बालक का विकास होता है यानी कि बाल विकास जो मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जन्म के पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। तो किसने बोला था जन्म? अब यहाँ से जन्म के पूर्व
जन्म के पूर्व से परिपक्वावस्था तक, दो शब्द याद रखेंगे, परिपक्वावस्था तक, जन्म से पूर्व और परिपक्व तक। किसने बोला था? बर्क ने बोला था। ये ध्यान रखेंगे, बस ट्रिक टाइप का याद करेंगे। एक जन्म से पूर्व और परिपक्व, जब ये दोनों की बात की जाए तो बर्क को तुरंत लेकर आइएगा। अगर ऑप्शन में बर्क रहेंगे तो बर्क तुरंत मारिएगा। नेक्स्ट है मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। ये किसने कहा था? तो मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। मारिया मॉन्टेसरी, बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट, इसमें कीवर्ड जो है मारिया मॉन्टेसरी, बच्चों की मुस्कुराहट को ही देखेंगे यहाँ ध्यान से, बच्चों को मुस्कुराहट को ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला मानती थी। कौन? मारिया मॉन्टेसरी। तो कीवर्ड आप खोजेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं, गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। किसने बोला था? गैरेट ने बोला था आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, गैरेट ने बोला था, तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से देखेंगे, जो गैरेट ने आनुवंशिकता और वातावरण को प्रधान माना था बालक की सफलता के लिए। क्रो एवं क्रो के अनुसार, नेक्स्ट देखते हैं, बालक मतलब क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्रो एंड क्रो की पहचानेंगे कैसे? इन्होंने कहा था कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है और किशोरावस्था तक जाता है। ध्यान रखेंगे, क्रो एवं क्रो गर्भावस्था और किशोरावस्था का जिक्र किए थे और बर्क ने गर्भावस्था मतलब ये कहा था कि यहाँ पे देख सकते हैं जन्म से पहले और परिपक्व अवस्था तक बोला था उन्होंने, बर्क ने, और इन्होंने बोला है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंट पता चला होगा डिफरेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, फ्रोबेल के अनुसार, नेक्स्ट देखते हैं, फ्रोबेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? बालक बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। इन्होंने कहा था कि जिस तरह मान लीजिए पौधे है, पौधे को बीज बो दिया गया तो पौधा ऑटोमेटिक ही उसकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती रहेंगी और पौधा जो है वो ऑटोमेटिक ही अपना विशाल रूप धारण कर लेगा, पूर्णतः विकसित हो जाएगा। इनका मानना था फ्रोबेल का कि जो शिशु है, शिशु एक पौधे की तरह विकासोन्मुख होता है, विकास की तरफ अग्रसर रहता है, विकास की तरफ उन्मुख होता है। इन्होंने कहा था जिस तरह पौधा अपने पौधे को संपूर्ण पोषण दिया जाए वो उसी तरह से अपनी तरफ बढ़ता रहता है, उसी तरह इन्होंने बालक को भी विकासोन्मुख होने वाला पौधा कहा था। किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। हरलाक के अनुसार देखते हैं, हरलाक के अनुसार आ जाइए, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने कहा था श्रीमती हरलाक ने, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभिवृद्धि क्या होती है? तो अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा होती है और यह अभिवृद्धि जो होती है यह शारीरिक होती है। कैसी होती है? शारीरिक होती है और निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, इसको माप तौल किया जा सकता है अभिवृद्धि का, जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। इसको ग्रोथ बोलते हैं और यह स्पष्ट दिखाई देता है और अभिवृद्धि जो होता है ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा होता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया वह पैटर्न। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके आगे परिभाषा पर। अभिवृद्धि तो हमने आपको बता दिया, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने कहा था? हरलाक ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके दो कीवर्ड हैं, इन्होंने नवीन विशेषताएं, देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, ये दो शब्द ये प्रकट करती हैं हरलाक के अनुसार। अगर हरलाक की परिभाषा में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं ये प्रकट करती हैं और इन्होंने कहा था कि जो विकास होता है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है।
और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मुनरो के अनुसार देखेंगे, मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे, जो परिवर्तन होता है वो श्रृंखला की व्यवस्था होती है, सॉरी व्यवस्था नहीं, अवस्था, अवस्था होती है, यहाँ पे काट दे रहे हैं हम इसको, अवस्था। पहली बार पीपीटी बनाए हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा, मुनरो ने कहा कि जो परिवर्तन है वह श्रृंखला की अवस्था है, ये क्रम, जैसे मान लीजिए कोई भी ये पौधा ही मान लीजिए, अगर पौधे की विकास एक क्रम में हो रही है, ठीक है, एक क्रम में हो रही है, तो कहीं जो पौधा होगा कहीं टहनियाँ निकलेंगी, कहीं पत्ते निकलेंगे, कहीं टहनियाँ मोटी होंगी, कहीं टहनियाँ पतली होंगी। तो ये जो विकास है ना, ये एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज की, एक श्रेणी की एक अवस्था होती है। तो जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जिसमें बालक, मान लीजिए पेड़ है, बीज डाल दिया, इसमें भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पेड़ ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। उसी तरह से जो बालक है इसका जो विकास है ये भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, इसी को विकास कहा जाता है। किसने कहा था? तो ये मुनरो की परिभाषा है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला था? विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। इन्होंने कहा था विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती रहती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है। वह दशा प्रगति का मापदंड होता है। किसका? दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य होता है। इसका प्रारंभ क्या होता है? शून्य होता है। इन्होंने बिल्कुल कहा, सही बात कहा था कि मान लीजिए जैसे बीज होता है एकदम शून्य होता है, वहीं से विकास की जो दशा होती है बस उस शून्य में ही परिवर्तन होना। जैसे समझ लीजिए ये मान लीजिए शून्य है, शून्य में ही परिवर्तन होने की जो दशा होती है वह विकास के थ्रू ही होता है, विकास का परिणाम स्वरूप ही शून्य में परिवर्तन होता है। मान लीजिए बीज है तो इसमें अगर जो डेवलप होगा इसमें ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ होने के कारण जो परिवर्तन होगा उसी को इन्होंने जेम्स ड्रेवर ने विकास कहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों आज ये पहली क्लास है, पहली क्लास ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी होता है, तो आपका फीडबैक जिस तरह से आएगा उस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आपको कंप्लीट पीपीटी के रूप में पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम, और वीडियो में भी आप बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आ जाइए। प्रथम बाल गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुआ था। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। किस लिए किया गया था? तो बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुआ था। जो प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी 1887 में न्यूयॉर्क में, तो यह अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुआ था। और पूछा जाए क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक कौन है? प्रेयर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक हैं वो प्रेयर हैं, और लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन को माना जाता है। लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन। नेक्स्ट देखते हैं। गेसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 में, ध्यान रखेंगे गेसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 में तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ 1930 में नामक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था गेसेल ने। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ मेंटल ग्रोथ, ये दोनों ग्रोथ का जो इन्होंने गेसेल ने प्रकाशन करवाया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना इन्होंने किया था। इनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग वैसा देख सकते हैं कि शायद ही कहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इनकी जो फेमस पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बहुत से टेट के एग्जामों में पूछा भी गया है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, और चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड,
चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों के विचार। तो दोनों ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है। और तीसरा इन्होंने जो लिखा था, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय। ये सभी पुस्तकें इनकी फेमस पुस्तकें हैं और इन्होंने मनोविज्ञान में सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना किया था जीन पियाजे ने। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, टैन टैन भी एक मनोवैज्ञानिक थे। टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक 1869 ईस्वी में लिखी थी। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखा था? तो यह टैन ने लिखा था, ध्यान रखेंगे, टैन। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक टैन ने लिखा था। और बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनले हॉल ने प्रारंभ करवाया था। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का जो प्रकाशन था वो स्टैनले हॉल ने प्रारंभ करवाया था। और डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। किसने किया था? तो यह डार्विन ने किया था। तो एक देखेंगे जो श्रीमती हरलाक हैं, श्रीमती हरलाक ने जो कहा था, विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। और इन्होंने यह परिवर्तन 4 प्रकार के बताए थे। कौन कौन बताए थे? तो आगे देखते हैं, जैसे आकार में परिवर्तन। पीछे हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं, यहाँ पे जो श्रीमती हरलाक ने बताया था, यहाँ से देख लेते हैं। इन्होंने हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। और इन्होंने ही विकास में कहा था, विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। और ये परिवर्तन इन्होंने 4 प्रकार के परिवर्तन बताए थे, 4 प्रकार के परिवर्तन बताए थे। कौन कौन बताए थे? तो पहला देखते हैं, पहला इन्होंने बताया था आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। और दूसरा इन्होंने बताया था, दूसरा देखेंगे, अनुपात में परिवर्तन, दूसरा कहा था अनुपात में परिवर्तन। और तीसरा इन्होंने पुराने चिन्हों की लुप्तता बताया था, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और तीसरा इन्होंने कहा था पुराने चिन्हों की लुप्तता, और चौथा बोला था नए चिन्हों का विकास। ये 4 प्रकार की जो परिवर्तन, विकास में परिवर्तन की श्रृंखला इन्होंने श्रीमती हरलाक ने बताया था। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताएंगे वीडियो कैसी लगी आपको। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल से वीडियो लंबी बनेगी और हम आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। लाइक शेयर भी ज़रूर करते रहें और चैनल पर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।